नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित हमारा जो तीसरा सेमेस्टर है उसकी यूनिट नंबर 3 और उस यूनिट नंबर 3 के अंदर एक प्रश्न है स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और इस यूनिट में हम 3 या 4 प्रश्न करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरी संभावना रहेगी कि इन 3 या 4 क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। ठीक है। और पहला प्रश्न है स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं और ये बड़ा प्रश्न आएगा या आपको बड़े प्रश्न में मिल सकता है और खास करके ये जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा उसमें भी ये आपको मिल सकता है। पहला इसके अंदर बिंदु है कि जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो एक निर्मित संविधान है, यानी कि बनाया गया है, उसको लिखा गया है, लिखित भी है और व्यापक है। व्यापक इसलिए क्योंकि उसके अंदर अब नए जो स्विस संविधान है उसके अंदर 196 अनुच्छेद हैं और उसके अंदर 4 अध्याय हैं और इसकी एक प्रस्तावना भी है, इसलिए ये एक व्यापक संविधान भी है। थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान जो है वो मूल रूप से निर्मित संविधान है और लिखित संविधान है। एक 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था और उस आयोग ने काफी सोच विचार करने के बाद इसको तैयार किया। ठीक है। और फिर उसके बाद 12 सितंबर 1848 को ये देश में लागू कर दिया गया। अब ये आपने याद रखना है कि स्विट्जरलैंड का संविधान कब लागू किया गया था? 12 सितंबर 1848 को। और ये इसकी विशेषता है कि ये एक निर्मित संविधान है और लिखित संविधान भी है। कितने सदस्यीय आयोग ने इसको तैयार किया था? तो 14 सदस्यीय कमेटी या आयोग ने इसको बनाया था। 1874 में बदलाव हुआ है और 1899 में फिर थोड़े इसके अंदर बदलाव किए गए और फिर 1 जनवरी 2000 से नया स्विस संविधान लागू किया गया जिसमें 196 अनुच्छेद हैं, 4 अध्याय हैं और उसकी एक प्रस्तावना भी है। तो मोटे रूप में अगर देखें तो स्विट्जरलैंड का संविधान जो है वो निर्मित संविधान है और लिखित संविधान है। ये 14 सदस्यीय आयोग ने बनाया, 12 सितंबर 1848 को लागू हुआ और 2000 से जो नया स्विस संविधान लागू हुआ है उसके अंदर 196 अनुच्छेद हैं, 4 अध्याय हैं और उसकी एक प्रस्तावना भी है। तो ये आपने पहले बिंदु के अंदर याद रखना है। अब पढ़ते हैं दूसरा बिंदु। कठोर संविधान है। स्विट्जरलैंड का संविधान एक कठोर संविधान है। अच्छा, संविधान का कैसे पता चलता है कि वो कठोर है या लचीला है? तो एक बात ध्यान रखें कि जिस संविधान के अंदर जो संशोधन की प्रक्रिया होती है अगर वो जटिल हो तो संविधान क्या रहेगा? कठोर रहेगा। और अगर संशोधन की प्रक्रिया बिल्कुल ही आसान होती है तो वो संविधान जो है वो लचीला होता है। अब थोड़ा तुलनात्मक तरीके से देखें तो जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो अमेरिका के संविधान से कम कठोर है। अब यहाँ पर अपने देखने को मिलता है कि जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो अमेरिका के संविधान से कम कठोर है, किंतु अगर भारत से इसकी तुलना करें तो ये भारत के संविधान से ज्यादा कठोर दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम इसके संशोधन की बात करें तो जो संघीय सभा के जो दोनों सदन होते हैं उससे पारित करवाना होगा। अब अपने क्या है कि दोनों सदनों से आप पारित करवा दो, राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे तो फिर भारत में संशोधन हो जाता है। ठीक है, संविधान में संशोधन हो जाता है। तो ये एक आसान सी प्रक्रिया है कि आप दोनों सदनों से पारित करवाओ, राष्ट्रपति से साइन करवा लो और संविधान में संशोधन हो जाएगा। ये मैंने एक साधारण सा तरीका बताया आपको। किंतु यदि आप स्विट्जरलैंड के संविधान की बात करें तो इसमें थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों सदनों से पारित करवा लेते हैं, इसके साथ साथ आपको वहां के जो कैंटन होते हैं, मताधिकारी होते हैं और इसके साथ साथ जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं उस देश के जो नागरिक होंगे और वहां से आपको जनमत संग्रह करवाना होगा। मतलब जनता से भी थोड़ा राय लेते हैं, वो जनता से भी पूछते हैं कि आपको ये जो संशोधन है वो मंजूर है या नहीं है। लेकिन हमसे कोई नहीं पूछता, भारत के अंदर ऐसा नहीं है। जो नेता हमारे द्वारा चुने जाते हैं, भारत की बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर हम जो नेता चुनते हैं वही नेता हमारे लिए आगे सदन में जाते हैं और सदन में जाकर के वो हमारे लिए निर्णय लेते हैं। क्या संविधान में बदलाव करना है, हमारे लिए क्या नियम कानून बनाने हैं, वो सारा वही जो नेता होते हैं वही तय करते हैं। इसमें जनता की भागीदारी केवल उनको वोट देने से है कि हमने एक बार वोट दे दिया और उसके बाद हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं रह जाता। वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए जो नियम कानून बनाएंगे। परंतु स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। अगर जनता अपने नेता चुनती है तो वो नेता उनके लिए काम भी करते हैं।
कानून भी बनाते हैं। परंतु यदि वो कानून जनता को ठीक नहीं लगता तो जनता जो है वो भी उसके बारे में अपनी राय दे सकती है, सहमति या असहमति प्रकट कर सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा नियम है, स्विट्जरलैंड के संविधान को खास भी बनाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। प्राचीनतम गणराज्य, अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, ये विश्व का प्राचीनतम गणराज्य है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें कि विश्व का अकेला गणराज्य था, 1848 के अंदर ये गणतंत्र बना था। ठीक, 1848 के अंदर स्विट्जरलैंड गणतंत्र बन गया था, इसलिए विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य जो है वो कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। चौथा बिंदु, संघात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में आप एक चीज देखेंगे कि कोई भी शासन कार्य होता है, शक्तियां होती हैं, तो वो एक तो केंद्र के बीच में और एक राज्य के बीच में बांटी होती हैं। ठीक है, कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार काम करती है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन पर राज्य सरकार काम करती है। ठीक है, इनको केंद्रीय सूची के विषय कहा जाता है, तो उन पर केंद्र सरकार काम करेगी। जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार काम करेगी। एक और सूची होती है जिसका नाम होता है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। और इस समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार भी काम कर सकती है और राज्य सरकार भी काम कर सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, शिक्षा है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा कौन सा है? समवर्ती सूची का विषय। इसलिए राज्य सरकार भी शिक्षा पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी शिक्षा पर कानून बना सकती है। ऐसे विषय हैं। अगर हम एक और उदाहरण लें, जैसे हमने दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध बनाने हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं कि विदेशी संबंध। ठीक है, विदेशी संबंध अगर हमने ये तय करने हैं तो ये राज्य सरकार तय नहीं करती, ये कौन तय करता है? केंद्र सरकार तय करती है। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र सरकार जो है वो नियम बनाती है, तो वो केंद्रीय सूची के विषय हो गए। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर राज्य सरकार नियम बनाती है, तो वो राज्य सूची के विषय हो गए। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो वो समवर्ती सूची के विषय होते हैं। अब आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर केंद्र सरकार भी कुछ विषयों पर काम करती है, राज्य सरकार भी कुछ विषयों पर काम करती है, और दोनों मिलकर के भी विषयों पर काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाती है? संघात्मक शासन व्यवस्था। अब कुछ एक उदाहरण देखते हैं, जैसे वहां का लिखित और कठोर संविधान है, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, इसकी बात मैंने अभी की। संघीय न्यायपालिका है, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व है। दूसरे सदन में भी प्रतिनिधित्व है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि केंद्र किस प्रकार काम कर रहा है, केंद्र और राज्य किन विषयों पर काम कर रहा है, दोनों मिलकर के भी काम कर रहे हैं समवर्ती सूची पर। ऐसे कुछ एक दो उदाहरण आप इनको इस पॉइंट के अंदर दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। कौन सा प्रजातंत्र? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। मैंने आपको भारत का उदाहरण दिया जिसमें जनता को अधिकार दिया गया है कि वो अपने नेता चुने। ठीक है, अपने प्रतिनिधि चुने। तो जनता वोट डालती है, वोटिंग करती है और अपने नेता चुनती है, और नेता जैसे ही चुन लिए, अब ये जो नेता होंगे यही जनता के लिए काम करेंगे, नियम कानून बनाएंगे। परंतु जनता की भागीदारी वोटिंग तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें, वहां पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। वहां जनता अपने नेता चुनती है। ठीक है, अगर ये नेता इनके लिए ठीक तरीके से काम नहीं करता, ठीक है, तो ये जनता जो है वो इसके प्रति आवाज उठा सकती है, सवाल कर सकती है इनसे, और ये भी हो सकता है कि ये इनके बनाए हुए नियम कानूनों को भी प्रभावित करे। ठीक है, तो इस प्रकार से जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में भागीदारी होती है। ठीक है, भागीदार होती है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि जनता भी वहां पर नियम कानूनों में अपनी भागीदारी निभाती है। हम नहीं निभाते भारत के अंदर, मतलब सदन कुछ भी करता रहे। ठीक है,
हम केवल सवाल कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू या जो सोशल मीडिया होता है उसके थ्रू हम सवाल कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, परंतु हम नियम कानूनों को प्रभावित नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड में जनता नियम और कानूनों को प्रभावित कर सकती है, उनके प्रति जो अपना जनमत है वो दे सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। गणतंत्रवादी स्वरूप, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, तो वैसा ही एक पॉइंट बना करके आप इसके अंदर लिख सकते हैं, कोई खास नहीं है। आगे, अनूठी बहुल कार्यपालिका। अनूठी बहुल कार्यपालिका, अच्छा ये अनूठी क्यों है? इसका एक आपने देखते हैं कि जो स्विस की कार्यपालिका है वो संघीय सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है? संघीय सरकार कहलाती है। अब इसकी खास बात क्या है कि जो स्विस की कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के जो दोनों सदन होंगे, व्यवस्थापिका के जो दोनों सदन होंगे उनके द्वारा निर्वाचित 7 सदस्यों से मिलकर बनती है। कहने का मतलब जो स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका है वो अपने दोनों सदनों के द्वारा जो निर्वाचित 7 सदस्य होते हैं उनसे मिलकर के ये स्विस की कार्यपालिका बनती है। ठीक, समझ में आ गया होगा कि स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका होगी वो अपने दोनों सदनों के, जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही व्यवस्थापिका के जो दोनों सदन होंगे उनके द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य, कितने सदस्य? 7 सदस्य से मिलकर ये स्विस की कार्यपालिका बनी होती है। अब इसमें जो सदस्य होंगे उन सभी की जो शक्तियां हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। किसके पास कम ज्यादा पावर नहीं होती, जितने भी ये 7 सदस्य हैं उनके पास शक्तियां क्या होती हैं? बिल्कुल ही इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। और अध्यक्ष भी अन्य सदस्यों के समान स्तर का होता है। देखो कई बार हम देखते हैं कि जो हेड बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, उसके पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी आ जाती हैं। ठीक है, जैसे एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है और बाकी अध्यापक होते हैं, तो जो प्रिंसिपल होता है उसके पास कुछ अतिरिक्त पावर होती है। वो अध्यापक भी तो होता है, परंतु उसके साथ साथ उसके पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी होती हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा वो भी अन्य सदस्य के समान स्तर का ही होता है। ठीक है, अब ये जो 7 सदस्य हैं, कितने सदस्य? 7 सदस्य, ये बारी बारी से अध्यक्ष बनते हैं। एक बन गया, फिर उसके दूसरा बन गया, फिर तीसरा बन गया, ऐसे करके ये जो 7 सदस्य हैं वो बारी बारी से अध्यक्ष जो है वो बनते रहते हैं। ठीक, इसलिए ये कार्यपालिका इनकी एक अनूठी कार्यपालिका है। बनती कैसे है? व्यवस्थापिका के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कितने सदस्य? 7 सदस्य से मिलकर के बनती है। इस कार्यपालिका को क्या कहते हैं? संघीय सरकार। क्या कहते हैं? संघीय सरकार। 7 सदस्यों के पास पावर समान होती है और अध्यक्ष भी अन्य सदस्यों के समान ही होता है, और ये जो 7 सदस्य हैं ये बारी बारी से अध्यक्ष बनते हैं। ये आपने याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसमें 8वां पॉइंट जो है वो थोड़ा मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूं। जो स्विट्जरलैंड है वो बहुभाषी राज्य है। कौन सा राज्य है? बहुभाषी राज्य है। अब ये बहुभाषी राज्य कैसे है कि स्विट्जरलैंड की अगर हम तुलना करें, स्विट्जरलैंड की अगर हम तुलना करें, ये भारत के एक राज्य जैसा है, भारत के एक राज्य जितना ही है। और कौन सा राज्य है? केरल। अगर आप केरल को देखेंगे तो ये बिल्कुल ही केरल राज्य जितना ही है, और इसकी जो जनसंख्या है वो केरल से तो कितनी ही कम है। स्विट्जरलैंड भारत के एक राज्य केरल जितना ही है और इसकी जनसंख्या भी उससे काफी कम है। फिर भी अगर हम देखें तो वहां पर अगर आप जाति के हिसाब से देखें, भाषा के हिसाब से देखें, तो काफी आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसा कि भारत के अंदर है, भारत में भी अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं। वैसे ही स्विट्जरलैंड के अंदर भी अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्मों के लोग भी हैं, परंतु फिर भी उनके अंदर एक एकता देखने को मिलती है। जैसा कि भारत के अंदर आप देखते हैं विविधता में एकता वाली बात जो हम करते हैं कि सभी धर्म आपस में मिल करके रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो स्विट्जरलैंड की अपनी तो कोई भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर लगभग 74% लोग जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपने इसके अंदर याद रखना है। आगे जो 9वां पॉइंट है उसको देखते हैं। द्विसदनात्मक संघीय सभा, 2 सदन। इसका मतलब हो गया कि स्विट्जरलैंड जो है वहां पर कितने सदन हैं? 2 सदन हैं।
कितने सदन है अभी? 2 सदन है। द्विसदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका है, 2 सदन है उसके अंदर। एक सदन है निम्न सदन और एक सदन है उच्च सदन। ठीक है भी, 2 हो गए, एक को कहते हैं निम्न सदन और एक को कहते हैं उच्च सदन। लेकिन निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है और उच्च सदन को सीनेट के नाम से जाना जाता है। अब आपने ये याद रखना है कि स्विट्जरलैंड की जो संसद है वो उसके अंदर 2 सदन है। जैसे भारत के अंदर भी जो संसद है उसके अंदर 2 सदन है, लोकसभा एक हो गया, राज्यसभा, 2 सदन हो गए। वैसे ही स्विट्जरलैंड के अंदर भी जो वहां की संसद है वो 2 सदन है उसके अंदर। ठीक, निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन को तो कहते हैं सीनेट और निम्न सदन को कहते हैं प्रतिनिधि सभा, ये याद रखना है। आगे, तटस्थ विदेश नीति। कौन सी विदेश नीति है? तटस्थ विदेश नीति है। इसका एक उदाहरण आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड जो है वो एक स्वतंत्र देश है, किसी देश के अधीन नहीं है। ठीक है, अगर आप स्विट्जरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखेंगे तो उसका मेन मोटिव यही है कि वो युद्ध आदि से बचे रहना चाहता है, किसी के अधीन नहीं होना चाहता और युद्धों से वो दूरी रखता है। आगे, संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि जो संसद है वो यदि कोई कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की जांच करता है। अगर वो कानून सही नहीं हो, एक साधारण भाषा में बता रहा हूं कि अगर वो सही नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय उस नियम या कानून को समाप्त कर सकता है या उसमें संशोधन के लिए कह सकता है, जो भी हो। ठीक, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर आप ये न्यायिक पुनरावलोकन वाली चीज नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई कैंटन कानून बनाता है, प्रशासनिक कार्य है, उनको तो अवैध घोषित कर सकती है, परंतु अगर व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है या संघीय प्रशासन जो कानून बनाते हैं उन कार्यों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का वहां पर अभाव है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय है, अगर स्विट्जरलैंड का जो सर्वोच्च न्यायालय अगर कैंटन के जो कानून है या प्रशासनिक कार्यों के जो कानून है उनको तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु अगर संघीय व्यवस्थापिका अगर कोई कानून बनाती है तो उनको अवैध घोषित नहीं कर सकता। अगला बिंदु है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। प्रशासनिक कानून, स्विट्जरलैंड के संविधान में आप देखेंगे कि ये व्यवस्था इंग्लैंड की तरह है। किसकी तरह है? इंग्लैंड की तरह है। वहां पर कानून की स्थापना न करके प्रशासनिक कानून की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अब अगर देखें वहां पर प्रशासनिक कानून जो है वो किस तरह का है? जनसाधारण और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनके लिए अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं, जनता के लिए अलग और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनके लिए अलग अलग कार्यालय होते हैं। बस इतना ही इसके अंदर आपने याद रखना है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अभाव। अब जो स्विस संविधान में अमेरिकी संविधान की भांति शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काम नहीं करता। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर देखा होगा कि एक शक्ति पृथक्करण के ऊपर पूरा प्रश्न था कि न्यायपालिका किस प्रकार से काम करेगी, कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेगी और संसद जो है या व्यवस्थापिका है वो किस प्रकार से काम करेगी, इनके क्या क्या काम रहेंगे। ये सारा एक शक्ति पृथक्करण के आधार पर काम करता है भारत के अंदर यदि हम बात करें, परंतु स्विट्जरलैंड के अंदर आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। ठीक, इतना ही आपने इसके अंदर याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्विट्जरलैंड जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसका एक अनुच्छेद है, कौन सा? 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 के तहत स्विट्जरलैंड को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। बस इसके अंदर आप इतना ही याद रखो। काफी सारे पॉइंट हमने इसके अंदर पढ़े हैं और एक एक पॉइंट को आप नोट करना है और उनके अंदर की जो व्यवस्था मैंने आपको बताई है आप उसके अंदर वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो अंदर का जैसे आप मेन पॉइंट है वो आप बिल्कुल ही एक्यूरेट लिखें, सही लिखें। अंदर जो बात आपको समझानी है वो आप आसान शब्दों में भी अपनी बात को समझा सकते हैं। ठीक है, एक बार पुनः हम ये सारे पॉइंट जो है वो कवर करते हैं। निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है और व्यापक संविधान है। दूसरा कठोर संविधान है। स्विट्जरलैंड का संविधान एक कठोर संविधान है
और स्विट्जरलैंड एक प्राचीनतम गणराज्य है। यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और इसके साथ साथ इसका स्वरूप कैसा है, गणतंत्रवादी है। यहाँ अनूठी और बहुल कार्यपालिका है, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है वो उसको संघीय सरकार कहते हैं और व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के जो निर्वाचित 7 सदस्यों से मिलकर ये कार्यपालिका बनती है, जिसको संघीय सरकार कहते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ की कल्चर के आधार पर बहुभाषाई एक देश है। यहाँ पर अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, जाति के लोग हैं, ठीक है। और फिर द्विसदनात्मक सभा है, ठीक है। 2 सदन है, एक तो निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। फिर तटस्थ विदेश नीति है। संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। अब आप सीधा भी इसका पॉइंट बना सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव, ऐसा एक पॉइंट बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है लिखना, सीधा आप लिख सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। और प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, अब इसमें आप लिख सकते हैं कि जो कानून का शासन है उसकी स्थापना न करके प्रशासकीय कानून जो है वो स्थापित किया गया है। जनसाधारण के लिए अलग और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग अलग ये जो कार्यालय हैं वो होते हैं। शक्ति पृथक्करण नहीं है, शक्ति पृथक्करण का अभाव है। और स्विट्जरलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। ये छोटा प्रश्न है, अनुच्छेद 15, ये आप याद रख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड को किस अनुच्छेद के तहत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 15। एक शुरू में मैंने आपको बताया था, ये कितने सदस्यीय आयोग ने इनका संविधान बनाया था? 14 सदस्यीय। कब लागू हुआ? 12 सितंबर 1848 को। और कितने अनुच्छेद है? 196। कितने अध्याय हैं? 4। और इसकी एक प्रस्तावना भी है, ठीक है। तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो हम 2 या 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको आपने छोड़ना नहीं है। और मेरी ये संभावना है कि इनमें से प्रश्न जो है वो पक्का ही आएगा, ठीक है। धन्यवाद।